नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। इटावा में यादव समाज के कथावाचक के साथ हुआ मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसके बाद लगातार सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोग अपनी बात भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बीच में एक बात ये भी उठ रही है, क्या सिर्फ वही ब्राह्मण हैं जो कि जन्म से ब्राह्मण हैं, जबकि कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि वही ब्राह्मण नहीं है जो केवल जन्म से ब्राह्मण है, बल्कि जो अपने कर्म से ब्राह्मण है वो असली ब्राह्मण है। और अगर कर्म से ब्राह्मण की बात आए तो आज की तारीख में आधे से भी ज़्यादा लोग कर्म से ब्राह्मण की सूची में नहीं आ पाएंगे, बल्कि जो लोग ब्राह्मण बन के बैठे हैं, जो साधु महात्मा सब ब्राह्मण बन के बैठे हैं, उनके कर्म ब्राह्मणों वाले तो बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि आजकल साधुओं की ऐसी ऐसी हरकतें सामने आती रहती हैं जो एक ब्राह्मण को शर्म से झुका देती है, और एक ब्राह्मण को ही नहीं बल्कि हर किसी वर्ग के व्यक्ति को और हर किसी धर्म के व्यक्ति को शर्म से झुका देने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें गोरखपुर के व्यापारियों की, तो गोरखपुर के पीड़ित व्यापारी से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव आज मिलने गए, जिसके बाद सरकार के आदेशानुसार पुलिस द्वारा उनको भगाया गया, उनको वहां से भेजा गया और पीड़ित व्यापारियों से बात तक नहीं करने दी और उन पर हमला भी किया गया, जिससे वो पीड़ित व्यापारियों से बात न कर पाए और पीड़ित व्यापारियों की बात ना सुन पाए। इसी बीच हम आपको माता प्रसाद पांडे का एक बयान भी सुनवाना चाहते हैं, जो कि बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें तोड़े गए। आपके आगे वाली गाड़ियों को पूरा तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? आगे की गाड़ियां फोड़ दी जा रही है, गाड़ी बर्बाद हो रही है। अब तो बैक कर लो यार, कह रहा हूँ बैक करो। नहीं कर रहे गाड़ी ये माननीय जी, अरे उसे कहो जाते नहीं। बिल्कुल ये देखिए, बकायदा विधान परिषद जो है नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बकायदा ये बैक हो रहे हैं। ये बैक होके जो है तोड़ रहे हैं गाड़ियां। ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरी तरीके से गाड़ियों का शीशा टूट रहा है और माता प्रसाद पांडे उतर के बैक आ गए हैं। हाँ ये नहीं जा पाएंगे। अरे घर चलो। ये देखिए बकायदा जो है ये देखिए आप बकायदा किस तरीके से बुलडोजर पे जो है आपको सामने आप देख रहे हैं। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, रुकिए मिनट। ये देखिए ये जो बुलडोजर है, ये देखिए आप किस तरीके से जो है बुलडोजर पे जो है इकट्ठा है। ये आइए देखिए। और अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश के 5000 से ज्यादा उन प्राथमिक विद्यालयों की जिनको बंद करने की तैयारी एकदम चरम सीमा पर है, जिसमें लगातार अन्य लोगों के बयान सामने आ रहे हैं और सबके बयान इसी बारे में है कि अगर विद्यालयों को 5000 से ज़्यादा विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया तो उनमें पढ़ने वाले बच्चे इतनी दूर तक गांव तक कैसे जाएंगे और रोज़ रोज़ जाने की हिम्मत कौन जुटाएगा। इसी बीच औरैया के कुछ विद्यार्थियों का हमारे सामने एक वीडियो आया है, जिसमें वो विद्यार्थी खुद बता रहे हैं कि उनका जो स्कूल मर्ज किया जा रहा है और उनको दूसरे स्कूल में भेजने की तैयारी की जा रही है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। और उन बच्चों का उस वीडियो में ये भी कहना है कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले स्कूल तक जाने में जंगल भी पड़ते हैं, यमुना का पानी भी पड़ता है, यमुना का पानी भी भरा हुआ मिलता है और बीच में जंगल भी मिलते हैं और जिन जंगलों में जंगली जानवर भी रहते हैं। तो बच्चों के लिए इतनी दूर तक पैदल जाना खतरे से कितना भरा हुआ है, यहाँ पर हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले उन बच्चों की बात सुनिए। कृपया हमारा स्कूल दूसरे स्कूल में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और रास्ते में जंगल है। जंगल में जानवर बहुत हैं और यमुना नदी का पानी भी भरा मिलता है, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जा पाएंगे पैदल। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारे लोगों की पढ़ाई ना छुड़वाई जाए।
तो जैसा कि आपने सुना और हम भी अपने पहले के कार्यक्रम में आप तक ये बात पहुंचा चुके हैं कि अगर बच्चों के विद्यालय मर्ज कर दिए गए और अन्य गाँव में और अपने गाँव से दूसरे गाँव तक अगर एक बच्चे को पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो उसकी पूरे साल भर की अटेंडेंस पर तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बात तो बाद की है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वो बच्चा इतनी दूर तक का सफ़र कैसे तय करेगा, क्योंकि पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल प्राथमिक स्कूल हैं और प्राथमिक स्कूल में जाने वाले बच्चे इतने समझदार नहीं होते, इतने बड़े नहीं होते और जो होते हैं वो इतने सक्षम नहीं होते। 3-3, 6-6 और कई स्कूल तो ऐसे हैं जो 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर हैं। जब इतनी दूर तक कोई बच्चा चलकर जाएगा तो वो जाते ही अपनी पढ़ाई में ध्यान देगा या फिर अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देना चाहेगा। इतनी दूर तक कोई बच्चा पढ़ के जाएगा तो क्या उसका शरीर थकान महसूस नहीं करेगा और फिर इसके बाद उसकी अटेंडेंस पर, उसके मानसिक स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार सभी प्राथमिक स्कूल में से उन प्राथमिक स्कूल को बंद करना चाह रही है जिनमें 50 से कम बच्चे हैं। इसका मतलब ये साफ साबित होता है कि सरकार की नज़रों में बच्चों की शिक्षा मायने नहीं रखती है, बल्कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मायने रखती है। 50 से ज़्यादा बच्चे हों तो पढ़ाई चलेगी, लेकिन अगर 50 से कम बच्चे हों तो सरकार को ज़्यादा खर्चा हो रहा है। जबकि सरकार जब कई धार्मिक आयोजनों में लाखों करोड़ों खर्च कर देती है तब सरकार का खर्चा नहीं होता। लेकिन अगर सरकार एक धार्मिक आयोजन का भी खर्चा रोक दे और बच्चों की पढ़ाई में लगाए तो उससे न जाने कितने बच्चों को पढ़ने में मदद होगी, कितने बच्चों को शिक्षा मिलेगी। लेकिन सरकार तो ये चाहती ही नहीं है, क्योंकि सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि सरकार अगर बच्चों को पढ़ने का हक देगी या बच्चों को पढ़ने देगी तो बच्चे आगे बढ़कर सवाल पूछेंगे, रोज़गार मांगेंगे और सरकार को वोट देने से पहले सवाल पूछेंगे जिसका जवाब शायद सरकार ना दे पाए और गरीबों तक शिक्षा ना पहुंच पाए। क्योंकि अगर गरीबों तक शिक्षा पहुंच गई तो सरकार जो कर रही है वो गरीबों की समझ में आ जाएगा, सरकार जो लूट रही है गरीबों को वो गरीबों की समझ में आ जाएगा। इस मामले पर आपके क्या विचार सुझाव हैं, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और इस बात पर भी कमेंट करिएगा कि क्या सरकार सही कर रही है उत्तर प्रदेश के 50 से कम संख्या के बच्चों वाले प्राथमिक विद्यालयों बंद करके, और क्या उत्तर प्रदेश सरकार 50 से कम संख्या वाले बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके सही कर रही है या गलत, और सरकार को क्या करना चाहिए। अभी के लिए मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।